तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेम सेल या स्टेम कोशिका के बारे में। तो स्टेम सेल की अगर हम बात करें तो जिसे कि मूल कोशिका भी कहा जाता है, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि लगातार विभाजन की क्षमता रखती हैं और जिनको परिस्थिति के अनुसार किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित किया जा सकता है। और हुआ ये कि आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पर एक प्रयोग चल रही थी, जिसके दौरान कुछ ऐसी कोशिकाओं का पता चलता है जो कि स्वयं ही विभाजित होकर कोशिकाओं के समूह या ऊतक के निर्माण की क्षमता रखती थी। तो इन्हीं कोशिकाओं को टोटिपोटेंट कहा गया। और ये गुण पादपों में तो पाया जाता है कि उनके किसी भी भाग से संपूर्ण शरीर का विकास हो सकता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो आम के पेड़ का कोई भी या किसी भी एक पेड़ का तना काट कर अगर हम धरती में गाड़ दें तो उसका एक नया पेड़ बन जाता है और उनके शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त होने पर आसानी से नया आ जाता है। जबकि मानव शरीर के लिए ये असंभव है, क्योंकि उसका हाथ या पैर कट जाने पर दूसरा नहीं उग सकता। हाँ, थोड़ा बहुत कटने पर, यानी कि जैसे कि स्किन वगैरह छिल जाए तो वो ठीक हो जाता है, तो या फिर जख्म के जो निशान हैं वो सब भर जाते हैं, तो ये भी स्टेम सेल की वजह से ही होते हैं। और जबकि अगर हम कुछ छिपकली को देखें तो छिपकली की पूँछ जो है वो कट कर फिर से जुड़ जाती है, तो ये टोटिपोटेंट का गुण दर्शाता है। इसके अलावा ये जो स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि लीवर, गुर्दा और हृदय और बाह्य अंग की बात कर लें तो जिसमें चमड़ी, इन सभी का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा स्टेम सेल के प्रकार के बारे में, तो स्टेम सेल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर मूलतः। पहला है कि भ्रूणी स्टेम सेल, जिसे कि सामान्य भाषा में प्राथमिक स्टेम सेल भी कहा जाता है, और दूसरा है प्रौढ़ स्टेम सेल कोशिका, जिसे कि सामान्य भाषा में द्वितीयक स्टेम सेल कहा जाता है। अब बात कर लें भ्रूणी स्टेम सेल या एम्ब्रोटिक स्टेम सेल की, तो ऐसे स्टेम सेल्स जो कि भ्रूण से उत्पन्न होते हैं भ्रूणी स्टेम सेल्स कहलाते हैं। और भ्रूण की बात करें तो जो स्टार्टिंग शिशु होता है, मतलब जो प्रारंभिक अवस्था होता है, इनिशियल स्टेज वाला, उसको भ्रूण कहा जाता है। तो इस दशा में होता क्या है कि नर का शुक्राणु और मादा के अंडाणु का जब संयुग्मन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसके परिणामस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है। और ये जाइगोट क्या है, कुछ समय पश्चात विभाजन हो करके कोशिकाओं का एक समूह का निर्माण कर लेता है जिसे भ्रूण कहते हैं। उस भ्रूण से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी भ्रूण से जो कोशिका को प्राप्त किया जाता है उसे भ्रूणी स्टेम सेल कहा जाता है। और ये जो भ्रूणी स्टेम सेल कोशिकाएं होती हैं ये सामान्यतः शरीर के बाहर इन विट्रो माध्यम से निषेचित किए गए अंडाणुओं से निर्मित भ्रूण से उत्पन्न किए जाते हैं इलाज वगैरह के लिए। और और प्रौढ़ स्टेम सेल या एडल्ट स्टेम सेल की बात करें तो ये विकसित अंगों में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि लंबे समय तक विभाजन और नवीनीकरण की क्षमता रखती हैं। इनको प्रौढ़ स्टेम सेल कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कोशिकाएं हैं ये परिस्थिति के अनुसार अपने जनक अंग की कोशिकाओं में विभेदित होती होती रहती हैं या हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो प्रौढ़ स्टेम सेल हैं इनका प्राथमिक कार्य अपने जनक अंग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करना होता है। और ये जो प्रौढ़ स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसा होता है जैसा कि रक्त की विभिन्न कोशिकाओं का निर्माण करती है, और एक जो होता है जो कि कार्टिलेज या उपास्थि वसा और संयोजक ऊतक जो होते हैं उनका निर्माण करती है। तो इसमें जो प्रथम प्रकार की जो प्रौढ़ स्टेम कोशिकाएं हैं जिससे कि जो रक्त कोशिका का निर्माण होता है उसको हीमोपोएटिक प्रौढ़ स्टेम सेल, और दूसरे प्रकार की जो प्रौढ़ स्टेम सेल होती है उसको बोन मैरो स्टोनल सेल कहा जाता है। इसके अलावा अब हम लोग को ये पता है कि शरीर का जो प्रत्येक अंग है उसमें प्रौढ़ स्टेम सेल उपस्थित होता है। और ये जो स्टेम सेल होते हैं उस अंग के किसी भी भाग में सुषुप्तावस्था में पड़े होते हैं, और जब संक्रमण या ऐसा कुछ चोट वगैरह लगता है तो ऐसी दशा में ये सक्रिय हो जाते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें तो यकृत, हमारा स्किन और जो ब्लड है ये सभी प्रौढ़ स्टेम सेल रखने वाले प्रमुख अंग हैं। थोड़ी सी हम बात कर लें अब स्टेम सेल थेरेपी की। तो स्टेम सेल थेरेपी असल में इसमें होता क्या है कि स्टेम सेल के द्वारा रोगों का उपचार करना
स्टेम सेल थेरेपी कहलाता है। इसके तहत क्या होता है कि जो रक्त कैंसर या कि जो ल्यूकेमिया होता है उसका, और जैसे कुछ भूल जाने बीमारी जैसे कि, और मधुमेह डायबिटीज़ यानी जो, उसका इलाज इससे किया जाता है और इससे काफ़ी आसान होता है। अब एक जो फैक्चुअल चीज़ है उसको ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक अंग विशेष में जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं इनकी संख्या निश्चित होती है। और जो हमारा मेरुदंड है यानी रीढ़ की हड्डी है कि तो उसकी लगभग 10,000 से 15,000 कोशिकाओं में केवल एक कोशिका ही स्टेम कोशिका होती है। थोड़ी सी हम बात कर लें जो ये स्टेम सेल हैं इनके इतिहास के बारे में। तो स्टेम कोशिकाओं का इतिहास ऐसा रहा है कि सन 1963 में सबसे पहले मैकुलस और टाइम के द्वारा ये पता लगाया गया था कि चूहे की अस्थि मज्जा में स्व नवीनीकरण की क्षमता रखने वाले कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर 1963 में। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1978 में मानव रक्त कोशिका उत्पन्न करने वाली प्रौढ़ स्टेम कोशिका की खोज की गई। इसके अलावा चूहे में भ्रूण से भ्रूणी स्टेम कोशिका की उत्पत्ति 1981 में होती है, और वर्ष 1992 में ये जो तंत्रिका स्टेम कोशिका है इसका प्रयोगशाला में संवर्धन किया गया, और सन 1985 में अमेरिकी सरकार के द्वारा सभी स्टेम कोशिका संबंधी शोधों पर रोक लगा दिया गया, और वर्ष 2002 में चूहे के भ्रूणी स्टेम कोशिका के द्वारा इंसुलिन स्रावण करने वाली कोशिका की उत्पत्ति की गई, और 2004 में पार्किंसन रोग में जो नष्ट हुई तंत्रिका है उसका स्टेम कोशिका के द्वारा निर्माण किया गया, और वर्ष 2012 में स्टेम सेल थेरेपी का मानव के ऊपर परीक्षण की अनुमति दी गई। और ये स्टेम सेल है, मतलब जो स्टेम सेल थेरेपी होता है, तो जो शोध है ये इसका विरोध भी काफ़ी हुआ और इसमें कठिनाइयाँ भी हैं। तो इसका वजह ये है कि ये एथिकल या नैतिक स्तर पर सही नहीं है, क्योंकि भ्रूण से जहाँ एक पूरे शरीर का निर्माण होता है, एक नया जीवन होता है, तो इसी वजह से इसका विरोध किया गया कि आप एक जीवन के लिए दूसरे जीवन को क्यों ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका बहुत सारा विरोध भी हुआ, और जैसा कि स्टेम सेल कोशिका से क्या होता है कि उसी अंग का या उसी शरीर का हम शक्ल बन जाता है, इसकी वजह से इसका काफ़ी विरोध हुआ। और हालांकि फिर भी कुछ कुछ कामों के लिए स्टेम सेल्स रखे जाते हैं, और ये जो रखे जाते हैं वो स्टेम कोशिका बैंक में रखे जाते हैं। तो ये था स्टेम सेल से संबंधित कुछ बातें। और जो स्टेम सेल में जो शब्दावली प्रयुक्त होती है उसमें टोटीपोटेंट शामिल हैं, और प्लूरीपोटेंट शामिल हैं, और मल्टीपोटेंट शामिल हैं। तो टोटीपोटेंट की बात करें तो क्या होता है कि टोटीपोटेंट जो है कोशिका की ऐसी क्षमता होती है जिससे वो विभाजित होकर सभी प्रकार के अंग विशेष कोशिकाओं को उत्पन्न कर सकती हैं, टोटी पोटेंसी कहलाती है। जबकि प्लूरीपोटेंट की अगर हम बात करें तो ये ऐसी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि विभाजित होकर जीव के सभी प्रकार के अंगों का निर्माण कर सकती हैं, प्लूरीपोटेंट कहलाती हैं। जबकि मल्टीपोटेंट कोशिकाओं की अगर हम बात करें या मल्टीपोटेंट, तो ऐसी कोशिकाएं जो कि विभाजित होकर एक या अधिक प्रकार की ऊतक या अंग की कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, मल्टीपोटेंट कहलाती हैं। लेकिन ये प्लूरीपोटेंट कोशिका की भांति नहीं होती कि हर अंग की कोशिका में परिवर्तित हो जाएं, बल्कि ये हर अंग की कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती। तो ये था स्टेम सेल से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।